Very good morning, everyone. Good afternoon, good evening, good night, as per the schedule, the way you are watching the class. So, a very warm welcome from ICM classes. We will be starting up with CMA, Cost Management Accounting, and we'll be starting up with Foundation, right? फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में बेटा आपके पास जो भी बच्चे परस्यू करने लगे हैं सीएमए फाउंडेशन को, सीएमए फाउंडेशन में आपके पास बच्चे 4 सब्जेक्ट्स हैं. यू हैव 4 सब्जेक्ट्स. आपका पेपर 1, आपका पेपर 2, आपका पेपर 3 और आपका पेपर 4, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट सीएमए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स, 4 पेपर्स. इनमें से बच्चे जो पेपर 1 है दैट इज FEM. पेपर 1 is FEM. Full form turns out to be Fundamentals of Economics and Management. First paper will be FEM, Fundamentals of Economics and Management. Second paper is your FDA, that is Fundamentals of Accounting. Your third paper is FLE, that is Fundamentals of Law and Ethics. Fourth paper is FBMS, that is Fundamental of Business Mathematics and Statistics. तो ओवरऑल 4 पेपर हैं, 100 नंबर का पेपर है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स है और 3 hours as the duration is, right? Out of all these papers, जो आपका पेपर 1 है और आपका जो पेपर 3 है वो मैं करवाऊंगी. बी मतलब आपकी इको और लॉ की टीचर, मेरा नाम है सलोनी बजाज सूद. और पेपर 2 और पेपर 4 आपको सर करवाएंगे, गौतम सर, राइट. तो फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर आपको रूबरू हो जाए, आपकी टिप्स पे हो और आप इजीली अपना सीएमए का पेपर क्रैक कर पाओ, वो मेरी जिम्मेदारी है. और पेपर 2 अकाउंटिंग, पेपर 4 मैथ्स आपको रूबरू हो जाए और आप इजीली क्रैक कर पाओ सीएमए के फाउंडेशन के पेपर में, ये गौतम सर की जिम्मेदारी है. ठीक है बच्चे. तो आज फॉर टाइम बीइंग इस क्लास को मैं सबसे पहले उठा रही हूँ पेपर नंबर 3. हम आज लॉ से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि लॉ में आपके सिलेबस में है क्या क्या, कितनी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा या आराम से पढ़ना पड़ेगा. वी विल डिस्कस ऑल. और मैं तुम्हारे को आज कोई भी तुम्हारा एक्ट शुरू नहीं करवाऊंगी लॉ का, मतलब मैं सिलेबस को नहीं छेड़ूंगी. मैं तुमसे एक कॉमन बात करूंगी कि अगर आप फ्रेशर हो, सीएमए फाउंडेशन में आए हो और आपने अभी तक लॉ नहीं पढ़ा या आपको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं पहले आपको बताऊंगी कि लॉ होता क्या है, लॉ को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, लॉ को कैसे एग्जीक्यूट करोगे. तो ये सब समझना जरूरी है, रादर देन सीधा
जंप कर जाना सिलेबस पे कि कौन सा एक्ट है, कितने नंबर का आएगा, सब करेंगे हम, ठीक है। तो वी मूव ऑन। So I start up here with your paper third, that is law, and this paper is subjective as well as objective. तो आपका लॉ का पेपर है, सब्जेक्टिव भी आएगा उसमें, ऑब्जेक्टिव भी आएगा उसमें, ठीक है। जो आपका पेपर थर्ड है बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। योर पेपर थर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ कमर्शियल लॉस, दूसरा फंडामेंटल ऑफ एथिक्स। तो फंडामेंटल ऑफ कमर्शियल लॉज, फंडामेंटल ऑफ एथिक्स, आपके सिलेबस में ये 70 मार्क्स में कवर होता है, ये 30 मार्क्स में कवर होता है, और दोनों को मिलाओगे तो आपका सीएमए फाउंडेशन का पेपर थर्ड टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। तो पेपर टोटल आपका 100 मार्क्स का है। इन दिस 70 मार्क्स, ये जो लॉ के 70 मार्क्स है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो लॉ के ये 70 मार्क्स है, इसमें सबसे पहला एक्ट आपका कवर होना है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा होना है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और तीसरा होना है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और जो आपके सीएमए फाउंडेशन का पेपर थर्ड है लॉ का, 70 नंबर लॉ को दिए उन्होंने, 30 नंबर एथिक्स को दिए। अब जो 70 नंबर उन्होंने लॉ को दिए, वो लॉ में इन 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइड किया है? इसका 40% पेपर आएगा 70 में से, इसका 20% पेपर आएगा 70 में से, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से 10% पेपर आएगा 70 में से। आउट ऑफ 70, 40% ऑफ 70 marks will be devoted to Contract Act, 20% of 70 marks will be devoted to Sales of Goods Act, and 10% of 70 marks will be devoted to Negotiable Instrument Act. ठीक है जी। So considering that, we move on. हम नॉर्मल बात करते हैं। मैं आपको कोई सिलेबस नहीं करवा रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि आपका लॉ का सब्जेक्ट है वो होता क्या। बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं और पता ही नहीं होता लॉ है क्या। तो मैं आज आपको बेसिक करवा रही हूं, मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ क्या है? लॉ क्या है कि न्याय को सोसाइटी में बनाए रखने के लिए हमारी सरकार को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, आप नियम बनाते हो सोसाइटी के लिए, और जो नियम बनाते हो पब्लिक को दिमाग में रख के बनाते हो, ठीक है। तो जब आप न्याय को सोसाइटी में बनाए रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि
लोगों के ऊपर उनकी एप्लीकेबिलिटी हो, लोगों को हित को देखते हुए, तो आप बोलते हो कि आप कानून लेके आ रहे हो, दैट इज लॉ, दैट इज लॉ। ठीक है, तो अगर मुझे उसको लॉ की लैंग्वेज में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट इज सेट ऑफ rules and regulations imposed by government on common public for एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दिस इज लॉ। फिर से बोल रही हूं, न्याय को सोसाइटी में बनाए रखने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है पब्लिक को दिमाग में रखते हुए, दैट इज कॉल्ड लॉ, वो कानून है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव भी है, तो ऑब्जेक्टिव तो वन वर्ड में पिक होगा। तो अगर मैं लिख दूं यहां पे, अगर मैं बोलूं यहां पे लॉ, और अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए तो 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूं। अगर सपोज करो तुमने सीएमए फाउंडेशन के पेपर में बैठे थे, भगवान का नाम ले रहे थे और सोचा, जो सोचा वही पेपर में आ गया, क्या होगा? सबसे पहले आया क्वेश्चन लॉ क्या है, आप बोलते हो वाह वाह वाह, ये तो लॉटरी लग गई, इतना इजी क्वेश्चन। क्या है? हमें पता है, लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, फ्रेम्ड बाय हुम, लॉ बनाया किसने? ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की आप बात कर रहे हो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए किसने? आंसर इज हमारी सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रूल्स किसने बनाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए? ये कानून किसके लिए बना है? आंसर इज जनता के लिए, यानी कि कॉमन पब्लिक के लिए। तो आई एम गिविंग यू द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आपके साथ। ठीक है, तो उसके बाद क्यों बनाए? वाई फ्रेम्ड, क्या जरूरत आन पड़ी थी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉमन पब्लिक के लिए बनाने की? आंसर इज न्याय बनाने के लिए। तो आंसर विल बी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दिस इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अगर वो आपसे पूछते हैं लॉ क्या है, आप बोलोगे जी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फ्रेम किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। किसके लिए किया? कॉमन पब्लिक के लिए किया। क्यों किया? ताकि न्याय बना रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यहां पे आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 7 बाय 7 तैयार होते हैं। ठीक है जी। अब अगर हमने पढ़ लिया कि न्याय लाने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, उन नियमों को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को लॉ बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क है, लेकिन थोड़ी देर बाद। बेसिकली बात करते हैं इसके बाद ओरिजिनेशन ऑफ लॉ। कहां से आया ये लॉ? इसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं? कहां से आया ये लॉ? इसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई है? सी, ये जो ओरिजिनेशन वगैरह है, ये आप जब अपनी किताब खोलोगे, अपना स्टडी मटेरियल सीएमए का खोलोगे, आपको सीधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरुआत में दिख जाएगा। बट पता तो हो कि इंडियन वर्ड क्यों जुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्यों जुड़ा, ये एक्ट वर्ड कहां से आता है, बेसिक पता होगा तो लॉ को पढ़ना सीखोगे ना। तो मैं तुम्हें ये बेसिक करवा रही हूं, माइट भी ये एग्जैक्टली तुम्हें अपनी बुक्स में नहीं मिलेगा। दीज आर द रूट्स विच आई एम टीचिंग यू, और ये रूट्स आपके
फाइनल तक आपका साथ देंगे, जिंदगी में आपका साथ देंगे जब भी कभी आप लॉ पढ़ोगे, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएमए स्टूडेंट हो, चाहे आप सीएस स्टूडेंट हो, या आप किसी और लॉ फील्ड में परस्यू कर रहे हो, सबके लिए ये रूट्स ऑफ लॉ है। ठीक है, ओरिजिनेशन ऑफ लॉ में हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे कंट्री का कानून को हम इंडियन लॉ बोलते हैं, जस्टिफाइड। प्रॉब्लम ये है हमारे ऊपर अंग्रेजों ने बहुत देर हुकूमत की, तो जब हमें इंडिपेंडेंस ग्रांटेड नहीं थी, कानून किसने बनाए? अंग्रेजों ने बनाए। ठीक है, हमने उस कानून को सिर्फ फॉलो किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं हमारा जो इंडियन लॉ है इट इज डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश लॉ। जो अंग्रेज के जमाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हम उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश लॉ में इंग्लिश का वर्ड क्या है? हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आंसर इज इंग्लैंड के लॉज को। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंग्लैंड के लॉज को यहां पे। ठीक है, तो क्या ये अंग्रेजों के कानून उनके खुद के हैं? व्हाट अबाउट इंग्लिश लॉ? क्या ये उनका सेल्फ क्रिएटेड है? आंसर इज जी नहीं। आंसर इज जी नहीं। इंग्लिश लॉ आगे डिपेंडेंट है, इंग्लिश लॉ बेटा आगे डिपेंडेंट है रोमन लॉ के ऊपर। रोमन लॉ मतलब हम बात कर रहे हैं रोम की, यानी कि 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, वो पुराने समय की बात, 16th सेंचुरी। अब अगर आपको याद हो रोमन लॉ यानी कि रोम का लॉ, रोम में लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? आंसर इज लैटिन। आंसर इज लैटिन। तो जब आप लॉ पढ़ोगे आप बड़ी बारी ऐसा देखोगे कि आपको अजीब से शब्द मिलेंगे, जैसे कि void ab initio, nudum pactum, consensus ad idem, ipso facto, prima facie. You getting it? ये सब कहां से आए? ये सब कहां से आए? आंसर इज लॉ में। आप बोलोगे मैम पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बीच में से बोल गए, ये सब करोगे आप। मैंने आपको एक लिस्ट बताई है कुछ शब्दों की जो कि हम लैटिन लैंग्वेज में यूज करेंगे। हम इंडिया में रह रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं बेसिकली, और बाकी ऑब्वियसली रीजन के लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, लेकिन हमारे इंडियन लॉ में लैटिन क्यों यूज्ड है? आंसर इज क्योंकि हमारा लॉ इंग्लिश लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है और इंग्लिश लॉ रोमन लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट इज वाई हम ऐसा कह सकते हैं दैट कहीं ना कहीं हमारा इंडियन लॉ रोमन लॉ के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब इंडियंस कहते हैं अगर इंग्लैंड वालों ने अभी तक लैटिन लैंग्वेज नहीं बदली अपने लॉज में, हमें क्या लोड़ पड़ी है? Why we should do it? हम तो टोटली डिपेंडेंट है इंग्लिश लॉ के ऊपर। जब उन्होंने आज तक लैटिन लैंग्वेज को चेंज नहीं किया तो हम क्यों करें? दैट इज वाई जब आप लॉ पढ़ोगे आपको डिफरेंट लैंग्वेज के शब्द दिखेंगे। तो ये नहीं समझना कि एलियन आ गए और एलियन ने वो छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं क्योंकि चलता हुआ कानून कहां से आ रहा है? रोम से, रोमन लॉ। ठीक है जी, तो दैट इज द रीजन ये सब कराने का मेन मेरा मकसद क्या था? आपको ये बताने के लिए कि देयरफॉर इन इंडियन लॉ जब आप इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस कहीं पे भी पढ़ोगे, इन इंडियन लॉ लैटिन लैंग्वेज इज यूज्ड। लैटिन लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज्ड। व्हाई ऑल्सो वर्ड रिटन? क्योंकि सारा लॉ हम नॉर्मली इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, बट कुछ शब्द हम लैटिन में पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ठीक है जी।
आगे चलते हैं। देन हमने पढ़ लिया न्याय, रूल्स, रेगुलेशंस इज लॉ, राइट। अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं। व्हाट वी से टाइप्स ऑफ लॉ। कहां पे? इन इंडियन लीगल सिस्टम। हमारे लीगल सिस्टम में बेसिकली मेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन 4 तरह के लॉज हैं। ये बेसिक्स आपको आने बहुत जरूरी है बच्चे, चाहे सीएमए फाउंडेशन क्रैक करनी हो, सीए फाउंडेशन क्रैक करनी हो या सीएस फाउंडेशन क्रैक करनी हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स आना, ठीक है। सबसे पहले आएगा क्रिमिनल लॉ, दूसरे नंबर पे आएगा सिविल लॉ, तीसरे नंबर पे आएगा कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड केस लॉ। कॉमन लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ। और फोर्थ हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। चार तरह के लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूं। ठीक है जी। नाउ क्या होता है ये? हमने तो पढ़ लिया कि हमारे सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपके सीएमए फाउंडेशन में यही है ना, सीएमए फाउंडेशन में होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल। बट वो कौन से लॉ में फिट होते हैं क्या पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैम आपने बताया नहीं तो मैं बताऊंगी। सी क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जो पुलिस इन्फोर्स करती है, इट इज एनफोर्स्ड बाय पुलिस। कैसे मुद्दे क्रिमिनल लॉ में उठते हैं? मर्डर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, रॉबरी, ये सब क्राइम है। अगर आप ये सब करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सरकार की पेनल्टीज, सरकार की पनिशमेंट का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। तो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं एक्स ने वाई का मर्डर प्लान किया, इफ आई से दैट एक्स ने वाई का मर्डर प्लान किया, तो क्या इसमें क्रिमिनल लॉ का लॉजिक लगेगा? आंसर इज बिल्कुल लगेगा। वाई? बिकॉज द वर्ड इट अट्रैक्टेड इज मर्डर, ठीक है। तो वी विल राइट क्रिमिनल लॉ के नीचे लिखेंगे एनफोर्स्ड बाय पुलिस, एनफोर्स्ड बाय पुलिस। क्या क्या आएगा? मर्डर हो गया, रेप हो गया, किसी भी तरीके का असॉल्ट हो गया, रॉबरी हो गई, एटसेट्रा। ये क्रिमिनल लॉ के मुद्दे हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये लॉ आपको क्या बताएगा? ये लॉ आपको बताएगा इट प्रोवाइड्स पेनल्टीज and punishments. It provides penalties and punishments. किसके प्रति? With respect to criminal acts of any person. क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ एनी पर्सन, किसी भी बंदे ने अगर किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम किया, क्रिमिनल एक्ट किया, तो आप क्रिमिनल लॉ की लपेटे में फंस जाओगे। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज आईपीसी। व्हाट इज आईपीसी?
इंडियन पिनल कोड, क्या करोगे? तो किस दफा के अनुसार क्या पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, यहां पे एक लिस्ट दी हुई है। जैसे सुसाइड करना क्राइम है, एज एन एग्जांपल सुसाइड करना क्राइम है, कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना क्राइम है, पकड़े गए तो क्या सजा होगी। तो दिस इज आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इसमें यू गेट द लिस्ट ऑफ सेक्शंस, इसमें यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, इसमें यू गेट द लिस्ट ऑफ पेनल्टीज, इसमें यू गेट द लिस्ट ऑफ पनिशमेंट्स। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। आगे बात करते हैं, दूसरा कानून होता है, दूसरा कानून इज कॉल्ड सिविल लॉ। अब सिविल लॉ का मतलब होता है कि अगर आप ध्यान से देखो, जो भी घटनाएं घटी वो क्राइम नहीं है, दैट इज नॉट अ क्राइम, कि मर्डर, रेप, असॉल्ट, रॉबरी, ऐसा कुछ नहीं है, क्राइम नहीं किया, लेकिन झगड़े, पारिवारिक मसले, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं भाई भाई के साथ, ट्रांजैक्शंस की डीलिंग्स में लड़ रहे हो, बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहे हो कि ये बच्चे की कस्टडी मेरे पास आनी चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए बहस हो रही है कि मेरा क्लेम इतना बनता है, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे इतना दिया। तो ध्यान से देखो ना, क्राइम नहीं किया किसी ने भी, बच्चे की कस्टडी, बच्चे का हक मांग रहे हो, आप प्रॉपर्टी में हक मांग रहे हो, यू गेटिंग इट, आप इंश्योरेंस क्लेम से अपना हक मांग रहे हो, तो आपने क्राइम तो नहीं ना किया। मर्डर, रेप, असॉल्ट, रॉबरी, ये सब तो इंक्लूडेड नहीं है ना। दिस काइंड ऑफ कैटेगरी इज अट्रैक्टेड इन सिविल लॉ, दिस काइंड ऑफ कैटेगरी इज अट्रैक्टेड इन सिविल लॉ। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लॉ दैट लुक्स एट एक्शंस that are not the crime. It is that section, it is that section of law dealing between, dealing with disputes between organizations and individuals. सी, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि ये क्राइम के साथ लिंक्ड नहीं होता सिविल लॉ। ये किसके साथ लिंक्ड होता है? डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़े, झगड़े, पारिवारिक मसले, पारिवारिक मसले, फैमिली प्रॉब्लम्स। और वो प्रॉब्लम्स किस में होती है? कंपनीज में या इंडिविजुअल्स में। ठीक है, एज एन एग्जांपल अगर आप ले लो तो इसमें क्या क्या कवर होगा? आप बोल सकते हो डिवोर्स केसेस इसमें कवर होते हैं। अब डिवोर्स चाहिए तो क्राइम थोड़ी है, नहीं बन रही यार, नहीं बंदा पसंद है या नहीं बंदी पसंद है, मतलब वी डोंट हैव कॉमन लाइकिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर, वी केम टू नो आफ्टर मैरिज, तो इट इज राइट ना, व्हाई टू स्टिक टू वन पर्सन द होल लाइफ एंड रूइन योर लाइफ? ऑब्वियसली यू विल ऑप्ट फॉर डिवोर्स, इट इज योर सेल्फ डिसीजन। तो यहां पे क्राइम थोड़ी कर दिया है। देन आपको किसी बच्चे की कस्टडी चाहिए, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, यहां पे कोई क्राइम थोड़ी कर दिया आपने। फैमिली सेटलमेंट, पैसे के लेन देन की बात हो रही है, फैमिली सेटलमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी सेटलमेंट, प्रॉपर्टी सेटलमेंट, देन पारिवारिक मसले, फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक, अगर आप ये लिस्ट पढ़ो आपको देख के पता लगेगा क्राइम कहीं नहीं है बट झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसे झगड़ों के लिए कहां जाओगे? ऐसे झगड़ों के लिए आप जाओगे सिविल लॉ में।
तो सिविल लॉ का एग्जाम्पल क्या ले मैम बच्चे, जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल लॉ के लिए है, ऐसे ही सिविल लॉ अगर आप देखो तो हमारे पास है हिंदू मैरिज एक्ट। जैसे कि उसमें मेंशन्ड है कि जब आप, व्हाट डू यू थिंक, आप सीएमए की पढ़ाई से दुखी हो चुके हो, मैंने नहीं पढ़ना, और आप में से मेरे किसी दोस्त, आप में से मेरी किसी बहन या फ्रेंड का दिल किया, सारी सीएमए की किताबें उठाई और आग लगा दी, आपने सोचा आज तो इसका स्वाहा कर दूंगा, उठाया हाथ अपनी बगल की लड़की का और बोला चला मेरे साथ 7 फेरे ले, क्या शादी हो जाएगी? जी नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है आपकी शादी तभी मानी जाएगी जब आप अग्नि के साथ फेरे लोगे। व्हाट डज अग्नि मीन्स? क्या अग्नि मीन्स सीएमए की किताबों को स्वाहा करके आग जला देना और उसके आगे पीछे ऐसे ले लेना? नो, दैट्स नॉट अग्नि। अग्नि मीन्स प्योर वुड की फायर, और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वहां पे प्योर वुड माना जाता है मैंगो की वुड को, मैंगो की वुड को। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि 7 फेरे लेने हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आम की लकड़ी रो, मैं ऐसा नहीं बोल रही। कौन बोल रहा है ऐसा? हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में जो हिंदू मैरिज एक्ट लिखा गया है उसके अंदर ये सब कुछ मेंशन्ड है। कल को अगर आप डिवोर्स लेते हो, आपको डिवोर्स के लिए जाना है, तो कई बार बोलते हैं ना 6 महीने पहले साथ में बिताने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपका मसला खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाए। तो ये सब चीजें कहाँ लिखी है? मैम थोड़ी बोल रही है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में लिखी है। तो हिंदू मैरिज एक्ट सिविल लॉ के अंदर आता है। सिमिलरली डिवोर्स एक्ट सिविल लॉ के अंदर आता है। अब यहां से आपके मन में आएगा मैम ये एक्ट 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 क्या बोल रही हैं? मैं ये भी करवाऊंगी कि एक्ट शब्द कैसे आता है। ठीक है जी, आगे तीसरी कैटेगरी बेटा आपके पास आती है कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ बोलूं, जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ बोलूं या केस लॉ बोलूं, बेसिकली ये वो क्षेत्र है जहां पे कोर्ट के नतीजे को, जज की जजमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। कोर्ट के नतीजे को, जज की जजमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब आपको नहीं पता था क्या फाइनल डिसीजन होना है, आप उसका निपटारा करने के लिए, जस्ट टू मूव आउट ऑफ इट, आप कोर्ट में पहुंच गए। आपने बोला जो जज साहब नतीजा देंगे वो पत्थर पे लकीर हमारे लिए माना जाएगा। तो वो सिचुएशंस जिसका फाइनल आउटकम आप कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर देते हो, उनको बोला जाता है कॉमन लॉ। ठीक है, तो वी विल से कॉमन लॉ कैसे आएगा? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिसीजंस ऑफ कोर्ट rather than solely referring to regulations। सिर्फ कानून में पढ़ेंगे और उसमें क्या लिखा है उसको देखते हुए नतीजा नहीं दे देंगे। कोर्ट में केस जाएगा, जज गवाह सुनेगा, सारे सबूत पेश किए जाएंगे। नो डाउट कानून में जो लिखा है उसकी पूरी पूरी प्रायोरिटी है, बट सिचुएशन क्या थी, माहौल क्या था? जैसे कहते हैं ना छुरी मारने से मर्डर होता है, बट अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हो तो अलाउड होता है, बच जाओगे। तो सिचुएशन क्या थी, माहौल क्या था, क्यों ऐसा हुआ, सबूत क्या कहते हैं, तो जज जो डिसीजन देगा। जब आप क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ नहीं, कॉमन पब्लिक की बात हो रही है, उसके साथ कोई गलती हुई और आप जज के नतीजे पे डिपेंड करते हो, वहां पे जो कॉमन लॉज आते हैं, वहां पे केस लॉज आते हैं, वहां पे जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉज आते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, दिस इज कॉमन लॉ, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज कॉमन लॉ,
आपके सिलेबस में पहला एक्ट कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो इसका पार्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसी का पार्ट है, कॉमन लॉ का। कमर्शियल लॉ वर्ड भी यूज हो जाता है उसके लिए। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इसी में ही आता है। तो मुझे तुम्हारे को ये सब समझाना था कि जो कैटेगरी तुम सीएमए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो वो कहां आती है। जो कैटेगरी तुम सीएमए फाउंडेशन के लॉ में बेटा पढ़ने वाले हो वो कैटेगरी तुम्हारी कॉमन लॉ, केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ की अंदर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी इसी में ही आता है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भी बच्चा इसी में ही आता है। ठीक है, हम एक और एक्ट पढ़ते हैं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो भी इसी में ही आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बड़ा फेमस एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो आगे भी बहुत बड़ी लिस्ट है एटसेट्रा, लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज ये वाला और ये वाला आपके सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट है। तो वी विल नॉट बी डूइंग क्रिमिनल लॉ, we will not be doing civil law, we will not be doing constitutional law, we will not be doing detailed common law। आपके सिलेबस में 3 एक्ट है और हमने उन्हीं को ही कवर करना है। Am I clear? बट आपको पता होना चाहिए था कि जो एक्ट्स आप पढ़ने वाले हो वो कौन से लॉ की कैटेगरी है। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बेधड़क बोल सकते हो हाँ हम कॉमन लॉ की ये 3 कैटेगरीज कर रहे हैं, राइट। आगे मूविंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का विधान, अगर हिंदी में बोलूं इंडिया का विधान, इट इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का विधान पावर देता है, गिव्स पावर किसको? टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा इंडिया का विधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है स्टेट की सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो अपने खुद के लॉज बना सकते हैं, टू मेक लॉज। जैसे लिकर के ऊपर स्टेट एक्ट लगता है, हर स्टेट में लिकर का रेट डिफरेंट होता है, बाय उसको सेंट्रल कंट्रोल नहीं करती, उसको स्टेट कंट्रोल करती है। ठीक है, टू मेक लॉज फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। अब जैसे अगर आप देखो एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं इनकम टैक्स एक्ट, अब आप इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हो, ये हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो स्लैब में फॉल करता है, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, वो आप इनकम टैक्स में करोगे। अब ये लोगों की बेटरमेंट के लिए है कि सरकार को टैक्स दोगे, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा तो सरकार आपका भला कर पाएगी। जीएसटी एक्ट एटसेट्रा। तो 4 क्षेत्र किए। इफ यू वांट आई कैन गिव यू 1 मिनट। जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है, जो बच्चे अच्छे से नोट कर चुके हैं, गुड। जिन्होंने नहीं किया, मैं एक बार दोबारा पूरा चार्ट डिस्प्ले कर रही हूं, और जो कर चुके हैं काइंडली रीड इट ताकि आप रिवाइज कर लो, साथ के साथ हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर अब आपको आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, मैरिज एक्ट कौन से लॉ का पार्ट है? आंसर इज मैरिज एक्ट। मियां बीबी लड़ेंगे? हाँ। पारिवारिक मसला है? हाँ, सिविल लॉ। तो आप इस तरीके से यू विल फाइंड इट आउट। ठीक है, क्योंकि जहां तक देखा गया आपका 50% ऑब्जेक्टिव टाइप है, 50% आपका सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी 5 से 6 नंबर वो ट्रू एंड फॉल्स में डाल देते हैं, 5 से 6 नंबर वो मैच द फॉलोइंग में डाल देते हैं, और बाकी के 15 से 20 वो डायरेक्ट एमसीक्यू, 4 गोले दिए हैं, उनमें से एक आपने निशाना मारना है, बट सही मारना है।
ठीक है ना, तुक्के नहीं मारना, इनी मिनी माइनी मो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इनी मिनी माइनी मो वालों का फिर कुछ नहीं हो पाता। तो प्ले स्मार्ट, थिंक स्मार्ट, यू विल क्रैक द पेपर। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ते रहेंगे, डिटेलिंग में समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, एक एक चीज की रूट्स तक जाएंगे, ताकि फ्यूचर में लाइफ में अगर प्रैक्टिकली भी इन कॉन्सेप्ट्स को कभी अप्लाई करना पड़े तो आपको रट्टाफिकेशन वहां काम नहीं आता है, वहां पे आपके बेसिक्स जो क्लीन चिट होने चाहिए वो काम आते हैं, राइट। तो मूविंग ऑन, अब मैंने आपको एक चीज बोली, अभी आपने गौर नहीं किया होगा, मैंने आपको एक चीज बोली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मदर ऑफ ऑल लॉज। हमारा इंडिया का विधान सबसे ऊपर है, सारे लॉज से ऊपर है, सारे एक्ट्स से ऊपर है। कोई भी लॉ इसको अपोज नहीं कर सकता, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। लॉ में जब हम किसी दायरे को क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स, ULTRA, अल्ट्रा VIRES वायर्स, WIRES वाला वायर्स नहीं, वो तारे होती हैं, VIRES वायर्स। व्हाट डज इट मीन्स? दायरे से बाहर। तो कोई भी लॉ इंडिया के विधान को क्रॉस नहीं कर सकता। मैं लिखवा देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ट्रू एंड फॉल्स में वो डाल सकते हैं। वी कैन राइट नो लॉ कैन बी इनैक्टेड अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के विधान के बियॉन्ड जाके कोई भी कानून नहीं लिख सकते, कोई भी कानून नहीं बना सकते, कोई भी कानून को लागू नहीं कर सकते। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो CMA कर रहे हैं, C वर्ड कॉस्ट, M वर्ड मैनेजमेंट, A वर्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट आ गया, मैनेजमेंट समझ आ गया, अकाउंटिंग समझ आ गया, तो मैम इन्होंने लॉ क्यों घुसा दिया हमारे सिलेबस में? आपके माइंड में होगा कि क्या जरूरत है मैम, क्यों लॉ डाला इन्होंने? हम तो CMA कर रहे हैं, CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, क्यों लॉ डाला? द आंसर इज, क्यों नॉलेज चाहिए हर बच्चे को लॉ की इंडिया में? आपके माइंड में आ रहा होगा, what is the need of the knowledge of law if I am doing CMA foundation? Yeah, I am doing CA foundation, whatever it is, whichever course you opt for. My answer to you is, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करती हूँ। सपोज करो एक ड्रग सेलर है, ड्रग्स बेचता है, हीरोइन, कोकेन एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो पकड़ा गया। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसको कोर्ट में लेके जाया गया। जज ने एज एन एग्जाम्पल उसको बोला कि तेरे को एज एन एग्जाम्पल 3 साल की जेल होगी इसके लिए। अब वो जो ड्रग डीलर था वो कहता, कहाँ लिखा है ये कि मुझे ये करने के लिए जेल होगी? जज बोलेगा नारकोटिक्स प्रिवेंशन एक्ट में लिखा है ये कि तेरे को ऐसा कुछ भी करने के लिए जेल हो सकती है। ड्रग डीलर कहता, मैंने तो पढ़ा नहीं नारकोटिक्स एक्ट, मुझे तो पता ही नहीं है कि नारकोटिक्स एक्ट जैसा कोई एक्ट हमारे लॉ हमारे इंडिया में है भी। मैं तो इग्नोरेंट हूं, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे जाने दो। मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मुझे जाने दो। नाउ सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, क्या आप जज को ये बोलोगे कि मैं अनपढ़ हूं, क्या जज आपको छोड़ देगा?
आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए हो, आप कह रहे हो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा ये नमक है, ये कोकेन नहीं है। क्या जज छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। यू नो व्हाई? आप बोलो मुझे लॉ नहीं पता था, आप बोलो मैं इग्नोरेंट था, आप बोलो मेरे को पढ़ना नहीं आता, मुझे क्या पता मैं ड्रग्स के साथ पकड़ा जाऊंगा और नारकोटिक्स प्रिवेंशन एक्ट में ऐसा लिखा है। तो कोर्ट आपको एक आंसर देगा, लिसन वेरी केयरफुली लिसन, कोर्ट आपको एक आंसर देगा, कोर्ट बोलेगा ignorance of law is of no excuse। अगर तुम कभी भी कोर्ट में गए, तुम्हारी पेशी करवाई गई और तुम वहां पे बोलते हो मुझे तो इस कानून के बारे में पता नहीं था, मेरे को तो ऐसा कुछ कभी किसी ने बताया नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि ये जुर्म है। तो इंडिया के कानून ने ये बहुत क्लियरली बोला है, हर इंसान जो इंडिया में है, इंडिया का नागरिक है, उसको, हर इंसान, चाहे तुम सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो, तुम सीए फाउंडेशन कर रहे हो या तुम कोई और कोर्स कर रहे हो, तुम्हारे को लॉ की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कल को आप किसी रीजन की वजह से कोर्ट में पेश किए जाते हो, आप वहां पे ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मैं तो सीएमए फाउंडेशन कर रहा हूं और सीएमए में लॉ तो आता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। वो बोलेंगे सॉरी, आप सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो, सीए फाउंडेशन कर रहे हो, यहां जो मर्जी कर रहे हो, बीइंग अ कॉमन मैन, आपको लॉ ऑफ लैंड आना चाहिए। लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है जिस कंट्री में तुम रहते हो, तुम्हारे को उस कंट्री में लागू होने वाले कानूनों की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। मैं क्या लिखवा रही हूं? सी, मैं लिखवा रही हूं एवरी पर्सन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ लैंड ऑफ हिज कंट्री। हर बंदे को जिस देश में वो रहता है उसको अपनी कंट्री के सारे लॉज पता होने चाहिए। ठीक है? अभी मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको बोला इंडियन लॉ इंग्लिश लॉ पे, इंग्लिश लॉ रोमन लॉ पे, और रोम में लैटिन वर्ड यूज होता था। ठीक है ना? कुछ ऐसे ही बताया था। अभी मैं देखो तुम्हें दिखाती हूं। अब ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज, ये इंग्लिश में है। लैटिन में इसको कैसे लिखा जाता है? लैटिन में लिखा जाता है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिट। इसका मतलब क्या है मैम? मतलब सेम है, फर्क क्या है? ये इंग्लिश में लिखा है, ये लैटिन में लिखा है। हमारे को लैटिन भी लर्न करना पड़ेगा बिकॉज पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, और क्योंकि वो डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली रोमन लॉ पे, तो वो पूछ सकते हैं। मतलब दोनों का सेम है। तो अब से याद रखना, दिमाग में कभी भी डाउट मत लाना कि सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं, लॉ क्यों करनी है। कॉमन इंसान को लॉ पता होना जरूरी है। कभी भी फंसोगे तो ये नहीं बोल सकते कि मुझे लॉ नहीं आता। तो इट हैज टू बी देयर, इट हैज टू बी देयर। ठीक है जी? आगे चलते हुए देन बात करते हैं इंडिया में कानून लाया कैसे जाता है। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया। हम बोल रहे हैं इंडिया में जो न्याय बनाए रखने के लिए, लोगों को दिमाग में रखते हुए आप रूल्स रेगुलेशंस लाते हो, वो कानून है। कानून 4 तरह का होता है, डिपेंड करता है किस में आप फॉलो करते हो, राइट? अब वहां पे आप कोई भी प्रोसेस अगर फॉलो करोगे, लॉ आपने लेके आना है इंडिया में, तो पॉइंट इज लाओगे कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले
हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले एक कमेटी बनाएगी. इट विल कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी. क्यों बनाई? लॉ नहीं बनाना नया, क्या बनाना है ना, तो इनको बिठाया जाएगा ड्राफ्टिंग के लिए. ये कानून लिखते हैं. एक्सपर्टाइज्ड लोग होते हैं जिनकी लॉ की फील्ड में बहुत नॉलेज होती है. मिनिस्ट्री, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सबको बिठाया जाएगा. ये ड्रॉ करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे लॉ. बेसिकली क्या है, ये इनकी रिकमेंडेशन है कि कैसा कानून होना चाहिए. ठीक है. अब जिस लॉ को ये बनाते हैं, मान लो इन्होंने कोई 200 शीट का एक पेज तैयार कर दिया कि सेल्स करते वक्त इन चीजों का कानूनी तौर पे ध्यान रखना जरूरी है. ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड बिल. आपने बहुत बारी सुना होगा न्यूज में, बिल पास हुआ जी. सुनते हो ना न्यूज चैनल्स जैसे CNBC हो गया. ऑब्वियसली स्टार प्लस के वो आंटियों वाले शो के बीच में ये सब नहीं आता. You have to be very particular about the good channels, the business channels, right? आप CMA फाउंडेशन कर रहे हो, CMA का कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप आंटी वाले वो सीरियल तो नहीं देखोगे ना. यू हैव टू वॉच गुड चैनल्स, गुड बिजनेस चैनल्स, राइट? वैसा माइंडसेट होना चाहिए अगर उस तरीके का कोर्स करना है तो आपने बहुत बारी न्यूज में भी सुना होगा बिल पास हुआ. क्या है वो बिल? जब एक एक्सपर्ट कमेटी लॉ बनाती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, दैट इज बिल. क्या ये पक्का होता है? आंसर इज नहीं. ये टेम्पररी बिल होता है. टेम्पररी बिल को बोला जाता है ड्राफ्ट किया गया लॉ को. ठीक है जी. जब ये बिल बन जाता है, इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है कैबिनेट में. इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है कैबिनेट में. जब कैबिनेट इसको अप्रूव कर देता है बेटा, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में. अब ये बिल पार्लियामेंट में पहुंच गया. ठीक है. अब ये बिल पार्लियामेंट में पहुंच गया है. जब बिल पार्लियामेंट में पहुंचता है, वहां से इसको रेफर किया जाता है PSC के पास. व्हाट इज PSC मैम? आंसर इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. पार्लियामेंट वहां से इसको रेफर करता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में. ठीक है. ये कमेटी उस बिल को पढ़ती है, देखती है क्या फ्लॉज है, क्या लॉज है. PSC कंफर्म करेगा इसको. उसके बाद इसको अगेन प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में. उसके बाद इसको अगेन रिप्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में. अब आपको पता है पार्लियामेंट में हमारे पास 2 घर हैं. इट कंसिस्ट 2 हाउसेस. कौन से 2 घर है? कौन से 2 घर है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी? ना ना ना. वी हैव हाउस ऑफ पीपल. यहां से अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप उठेगा. हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा. Second is Council of State, that is called Rajya Sabha, right? पार्लियामेंट में बिल गया, घुमाते फिराते बिल पहुंच गया पार्लियामेंट में. लोकसभा, राज्यसभा. ठीक है. अब इन्होंने भी इसको पास करना है, इन्होंने भी इसको पास करना है. जब दोनों सहमति से पास करते हैं, उसके बाद इस बिल को भेजा जाता है
sent to Ministry of Law and Justice. वो इसको क्रॉस चेक करते हैं. It is sent to Ministry of Law and Justice. वो इसको क्रॉस चेक करते हैं. क्रॉस चेक करने के बाद ये मिनिस्ट्री इसको सेंड कर देती है प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट के पास. जब ये प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, अब सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में है. क्या प्रेसिडेंट मान जाता है? हाँ, वो सहमत है उस बिल के साथ, वो अपनी असेंट दे देता है. अगर उसको असेंट दे दी गई तो बिल ऑफिशियल हो जाता है. जो पहले टेम्पररी था, जो बिल पहले टेम्पररी था वो ऑफिशियल हो जाता है. जैसे ही बिल ऑफिशियल हो जाता है, अब उसके लिए बिल शब्द की वर्तों नहीं की जाती. द सेम वर्ड बिल इज नॉट यूज्ड देयर. व्हाट इज यूज्ड देन? आंसर इज एक्ट. मतलब आप जो पढ़ रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सबके पीछे एक वर्ड आ रहा है ना, एक्ट. ये एक्ट क्या है? एक्ट का मतलब है कभी ना कभी किसी कमेटी ने टेम्पररी लॉ बनाया, वो बिल बना. यू गेटिंग इट? कभी ना कभी किसी कमेटी ने टेम्पररी बिल बनाया, जो कि बिल था. कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, पार्लियामेंट में वो गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उसको कंफर्म किया, अगेन वो पार्लियामेंट में गया, लोकसभा राज्यसभा को भी पास कर गया, मिनिस्ट्री को भी कोई आपत्ति नहीं थी, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो वो जो टेम्पररी बिल था अब वो पक्का हो गया, ऑफिशियल हो गया. तब जाके वर्डिंग यूज होती है एक्ट. ठीक है? व्हाट इफ अगर प्रेसिडेंट को पसंद ना आया तो प्रेसिडेंट डिसेंट कर देगा, मतलब ना मंजूरी. ही हैज नॉट एक्सेप्टेड द बिल. फिर क्या होगा? तो बिल ही रहेगा. बिल दोबारा से रिटर्न किया जाएगा टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन. दोबारा से सारा प्रोसेस. तो अब आप दिमाग लगाओ, इतने साल हमें कितनी गलतियां दिखती हैं हमारे कानून में. क्यों इतने साल लग जाते हैं किसी भी नए लॉ को लाने के लिए? क्यों इतने साल लग जाते हैं किसी भी नए एक्ट को आने के लिए? व्हाट यू थिंक? क्या कोई एक्ट बनाना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है. क्यों मैम? प्रॉब्लम इज दिस लोकसभा. अब लोकसभा में बीजेपी भी बैठती है, लोकसभा में कांग्रेस भी बैठती है. क्या इनकी सोच आपस में मिलती है? कुर्सियां मारते हैं ये एक दूसरे को, तो कहां से सोच मिलती होगी? तो मेजॉरिटी में किसी भी बिल को पास करवाना, सबका यूनैनिमस कंसेंट लेना बहुत मुश्किल है. दैट इज वाई क्या कोई नया लॉ लाना, क्या कोई नया एक्ट लाना, इज दैट डैम इजी? आंसर इज अ बिग नो. दैट इज वाई कई बार बिल अटके ही रह जाते हैं, कितने साल बीत जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी आपस में सहमति नहीं हो पाती. तो इट रियली टेक्स एन एफर्ट कि किसी बिल को, कच्चे लॉ को बिल में डाल के उसको एक्ट तक लेके आना. और जो आप अपने CMA फाउंडेशन के सिलेबस में पढ़ोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो इन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और वो पक्के लॉज हैं. दे आर नो मोर टेम्पररी. हाउ यू कम टू नो? बिकॉज उनके पीछे एक शब्द की यूजेज की गई है, दैट इज एक्ट. ठीक है जी, आगे. These all are basics. I'm repeating, these all are roots for your course, right? अब मैंने आपके सामने जिस वर्डिंग की यूजेज की है, दैट इज एक्ट. दैट इज एक्ट का दूसरा नाम स्टैट्यूट. हम एक्ट बोले, कई जगह आपको बुक्स में, लॉ की बुक्स में वर्ड दिखेगा स्टैट्यूट, एक ही मतलब है. आपको वर्ड दिखेगा इनैक्टमेंट, एक ही मतलब है. आपको वर्ड दिखेगा लेजिस्लेशन, एक ही मतलब है. शब्द प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, मतलब एक. दे ऑल मीन सेम. मैंने अभी आपको बताया ना एक्ट कैसे बना, ये सब एक ही मतलब है.
एक्ट बोल दूं, स्टैट्यूट बोल दूं, इनैक्टमेंट बोल दूं, लेजिस्लेशन बोल दूं, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, अब आपने देखा जब मैंने आपको लॉ की स्टार्टिंग करवाई, मैंने बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लोगों के लिए बनाए गए। ठीक है, ध्यान से समझना, जब ये एक्ट पास हुआ कानूनी तौर पे, इनमें अब ऐड किए जाते हैं कुछ और रूल्स और इनमें ऐड किए जाते हैं कुछ और रेगुलेशंस। जब आप उस एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड कर देते हो और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड कर देते हो, तब आप बोलते हो कि ये बन गया हमारा लॉ। दिस इज व्हाट लॉ इज। नाउ मैम, एक्ट तो समझ आ गया, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, अंडरस्टैंड। जो मैंने यहां पे वर्डिंग लिखी है रूल्स की, बेटा ये जो रूल्स वर्ड लिखा मैंने और ये जो रेगुलेशंस वर्ड लिखा मैंने, रूल्स क्या है, रूल्स क्या है? अगर एक्ट में किसी सेक्शन में हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्सप्लेन करने में इनकम्प्लीट रही है या कोई फैक्ट्स आपको अधूरे लग रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को समझाने के लिए फर्दर गाइडलाइंस इशू करती है। अगर वो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की है तो उन गाइडलाइंस के लिए जो लॉ में वर्ड यूज होता है दैट इज रूल्स। ठीक है, अगर वही सेम गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने अंडर कोई एजेंसीज अपॉइंट की हुई है उन्होंने इशू की, जैसे कि सेबी ने, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। अगर यही गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने इशू की तो रूल्स वर्ड की यूजेज नहीं होती, देन यू यूज रेगुलेशंस। तो समझ लो, जहां पे रूल्स वर्ड दिखा उसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्दर गाइडलाइंस दी हैं। जहां पे रेगुलेशंस वर्ड दिखा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने फर्दर गाइडलाइंस दी है। राइट, मैं लिख रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रूल्स के नीचे लिखेंगे इफ एनी सेक्शन is incomplete to explain its facts, then the central government gives further guidelines. These are called rules. ठीक है, यहां पे राइट रेगुलेशंस के लिए ये सारा सेम आएगा, यानी कि अगर कोई सेक्शन अधूरा है तो गाइडलाइंस अब कौन देगा? एजेंसी, द एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स फर्दर गाइडलाइंस। These are called रेगुलेशंस। अब आपके माइंड में आएगा मैम एजेंसी का क्या मतलब है? एजेंसी मतलब जो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एटसेट्रा, ये एजेंसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि लॉ बोलूं, स्टैट्यूट बोलूं, सबका मतलब सेम है। लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट में जब ऐड होते हैं, एक्ट कैसे बनता है वो भी बताया, रूल्स क्या होते हैं वो भी बताया, रेगुलेशंस क्या होते हैं मैंने आपको वो भी बताया। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया है कि लॉ कैसे बनता है, क्या होता है और क्या बताता है। ठीक है, अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सामने आए हैं, पॉइंट इज इनको अरेंज कैसे किया जाता है? गवर्नमेंट जब रूल्स एंड रेगुलेशंस देगी तो क्या लेटर छाप के देगी? हाउ रूल्स रेगुलेशंस आर अरेंज्ड? गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो एजेंसी है, जब वो कोई नया रूल पास करेंगे या नया रेगुलेशन पास करेंगे, आंसर इज वो कैसे आएगा? आंसर इज
जब गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है वो पैराग्राफ्स में करती है, इन पैराग्राफ्स। कोई भी नया रूल लाया जाता है तो वो एक पैराग्राफ में आता है, अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पैराग्राफ में आता है, ठीक है। ऐसे तो बार बार पैराग्राफ आई जाएंगे मैम, हमें कैसे पता लगेगा? आंसर इज, इन हर पैराग्राफ का नंबर होता है। दीज पैराग्राफ्स आर नंबर्ड, हर पैराग्राफ का बच्चे नंबर होता है, और जो ये पैराग्राफ का नंबर होता है ना, इसको लॉ में बोला जाता है सेक्शन। तो जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट का, लॉ का सेक्शन नहीं लिखते, वो रूल अधूरा है, वो रेगुलेशन अधूरा है। क्यों? क्योंकि इस नंबर, पैराग्राफ की नंबरिंग का कौन सा नंबर है जो उस रूल को डिफाइन कर रहा है, अगर वो ही नहीं बताओगे तो नंबर तो उड़ेंगे ना ऑब्वियसली। तो हर पैराग्राफ की नंबरिंग होती है, उन नंबर को बोला जाता है सेक्शंस, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी कोई मेन पैराग्राफ आता है, जो कि गवर्नमेंट ने रूल पास किया, अगर वो मेन पैराग्राफ है और उस मेन पैराग्राफ को किसी एक्ट में ऐड किया जा रहा है, दैट मेन पैराग्राफ इज कॉल्ड सेक्शन। अगर कोई नया रूल है और इंडिया के विधान में ऐड किया जा रहा है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस मेन पैराग्राफ के नंबर को बोला जाता है आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, ठीक है। आगे, अब जनरली एज एन एग्जाम्पल, सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया, 6, 3, स्मॉल a एंड रोमन नंबर्स में 2। अगर लॉ में कोई भी चीज जो लिखी जाती है वो पैराग्राफ का सेक्शन होता है, मतलब नंबर बताओ सेक्शन का, ठीक है। लॉ में आप, जैसे हम इंग्लिश में डिक्शनरी पढ़ते हैं, लॉ की डिक्शनरी को पढ़ने के लिए यू शुड नो द सेक्शंस। ये जो सबसे पहला नंबर दिया है, ये मेन पैराग्राफ का नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड सेक्शन। जनरली बात कर रही हूं, ठीक है। ये उस मेन पैराग्राफ का सब पैरा होता है, उस मेन पैराग्राफ का सब पैरा होता है। इस सब पैरा को बोला जाता है बेटे सब सेक्शन, दिस इज सब सेक्शन। जो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है दैट इज सब सेक्शन, जिसको कि मैंने ये येलो मार्क किया। जो पहले ब्रैकेट में होता है दैट इज सब सेक्शन, ठीक है। अब ये हो गया सब पैरा का सब पैरा, तीसरा जो सेकंड ब्रैकेट है, दिस इज कॉल्ड क्लॉज। और फोर्थ क्या है? सब पैरा के सब पैरा का सब पैरा, 3 बारी सब पैरा, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सब क्लॉज, सब क्लॉज। तो अगर अब मैं पूरा पढ़ूं तो कैसे बोलूंगी इसको? मैं बोलूंगी सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 क्लॉज स्मॉल a सब क्लॉज 2, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 क्लॉज स्मॉल a सब क्लॉज 2। तो जो सबसे पहला नंबर होता है दैट इज सेक्शन, फर्स्ट ब्रैकेट इज सब सेक्शन, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट इज क्लॉज, थर्ड ब्रैकेट इज सब क्लॉज, राइट। ये मैंने लिखा है जनरली, नॉर्मल सर्कमस्टांस में ऐसा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर इस सेक्शन में, if point of discussion is same, if point of discussion is same या if point of discussion is different,
अगर आपने कोई बात लिखी है, सेक्शन में कोई बात लिखी है, मतलब मेन पैराग्राफ में कोई बात लिखी है और उस बात की ही कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी मतलब देयर इज अ कनेक्टिविटी। जैसे कि मैं बोलूं कुणाल इज अ बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं सारी बातें कुणाल के बारे में बोल रही हूं ना, तो क्या ये एक ही बंदे के प्रति बातें हो रही हैं अलग अलग? आंसर इज यस, तो कनेक्टिविटी है ना। अगर मेन पैराग्राफ में लिखी हुई बातों की कनेक्टिविटी होती है तो आप वर्डिंग यूज करोगे कि वो सब सेक्शन है। मतलब अब मैं बोलूंगी दिस इज सेक्शन 6 सबसेक्शन ए, सेक्शन 6 सबसेक्शन स्मॉल बी। क्यों? अगर उन पॉइंट्स का आपस में लिंक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूं। जब हम कंपनीज एक्ट करते हैं तो कंपनीज में एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी साल में एक बार ही मीटिंग करती है, एनुअल जनरल मीटिंग। इसका सेक्शन एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 में है 96। वहां पे दिया हुआ है व्हेन मीटिंग कब होएगी 96(1) में। देन दिया है ये मीटिंग कहां पे होगी, वेयर, ये मीटिंग कहां पे की जाएगी, ये दिया है 96(2) में। फिर ये मीटिंग क्यों की जा रही है, ये दिया है 96(3) में। अब आप समझो मेरी बात को, ये व्हेन वेयर वाई किसके आसपास घूम रहा है, एजीएम के। एजीएम कहां होगी, एजीएम कब होगी, एजीएम क्यों होगी, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू की बातें की जा रही है। तो आप बोलोगे 96 सबसेक्शन 1, 96 सबसेक्शन 2, 96 सबसेक्शन 3। गेट इट? आगे। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिफरेंट है, इसका मतलब देयर इज नो कनेक्टिविटी। देयर इज नो कनेक्टिविटी, तो उस वक्त आप जिस शब्द की वर्तों करोगे दैट इज क्लॉज, दैट इज क्लॉज। एज एन एग्जाम्पल, हर लॉ में डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। अगर आपको दिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अब इस सेक्शन में क्या डिफाइंड है, इस सेक्शन में डिफाइंड है प्राइवेट कंपनी 268, सॉरी 268। मैं अभी ऐसे ही बोल रही हूं क्योंकि मैंने तुम्हें सबसेक्शन करवाया ना, तो मैं बोल रही हूं 2 सबसेक्शन 68। मैं अभी तुम्हें समझाऊंगी कि सबसेक्शन बोलना नहीं है, जस्ट क्योंकि तुम्हें सबसेक्शन करवाया इसीलिए मैं बोल रही हूं फर्स्ट ब्रैकेट सबसेक्शन होता है, तो मैंने बोल दिया 268, ठीक है। ऐसे में बोल देती हूं 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 213। अब ये डिफाइन करता है कि एक कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है। समझो, समझो, एक तरफ है प्राइवेट कंपनी, एक तरफ है प्रोस्पेक्टस। क्या इन दोनों का आपस में कुछ भी लेना देना है? आंसर इज नहीं, आंसर इज नहीं। तो अब जब मैं फर्स्ट ब्रैकेट देखूंगी, मैं नहीं बोलूंगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। क्यों? क्योंकि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो मुझे सब सेक्शन वर्ड को हटाना पड़ेगा। यहां पे मैं क्या बोलूंगी, 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 70। तो लॉ को जब आप पढ़ोगे उसका एक तरीका है, पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ विल बी द सेक्शन। उस मेन पैराग्राफ में आगे जो फर्स्ट ब्रैकेट आएगा जनरली हम उसको सबसेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब एप्लीकेबिलिटी करते हैं तो पहले देखो क्या दो चीजों के प्रति जिनकी बात हो रही है क्या उनमें कनेक्शन है, तो आप बोलोगे सबसेक्शन। अगर उन दो चीजों के प्रति कनेक्टिविटी नहीं है तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट सबसेक्शन नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्लॉज। बहुत बच्चे इस चीज में बहुत क्वेरीज आती हैं, बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैम क्लॉज कब यूज करना है, सबसेक्शन कब यूज करना है। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि आपने एक्ट कब बोलना है, आपने लॉ कब बोलना है, आपने बिल कब बोलना है, आपने आर्टिकल कब बोलना है,
सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, लॉ क्या होता है, और हम जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो किस लॉ में फिट होता है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, हमने सिलेबस का एस भी शुरू नहीं किया। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि आपके CMA फाउंडेशन के सिलेबस में है क्या, मैं आपको क्या करवाऊंगी, गौतम सर आपको क्या करवाएंगे, प्लस मैंने आपको बेसिक करवाया कि आपने मेरे साथ आगे लॉ पढ़ना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को आप हाथ डालने वाले हो उसका मतलब क्या है, राइट? So my motto was to clear you what law is. I hope it was clear. And for further queries, you can message us on ICM app. Thank you so much for watching.